बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बहुत ही अशबार आंखों के साथ सुपुर्द खाक किया गया अरशद शरीफ को, और उसके बाद DG ISI की पहली बार एक तहलका-खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद कुछ बातें हुई हैं, लेकिन वो मैं अभी आपको इस वीडियो में नहीं बताऊँगी, इसलिए कि इस वीडियो में बताने के लिए कुछ मज़ीद खौफनाक हक़ाइक़ हैं जो कि सामने आए हैं। अरशद शरीफ साहब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि पाकिस्तान में हुआ है, पोस्टमार्टम दूसरा पोस्टमार्टम है इनका, पहला पोस्टमार्टम उनका कीनिया में और ये दूसरा पोस्टमार्टम उनका पाकिस्तान में पिम्स हॉस्पिटल में हुआ, और इसकी इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है और बड़े ही खौफनाक हक़ाइक़ उसके अंदर सामने आए हैं। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बताने से पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है, क्योंकि दो अशख़ास जिनके बारे में मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में कहा था कि उन दोनों से सवाल होना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सी चीज़ें निकल के सामने आ रही है, क्योंकि देखिए बड़ी तेज़ी के साथ सिनेरियो तमाम का तमाम तब्दील हो रहा है। हमारी पाक फ़ौज हमारी सर आँखों पर, और मैं हमेशा से ये कहती हूँ, जब से ये नैरेटिव एक बिल्ड हो रहा है, एक अजीब व गरीब सी लोगों के दिलों में एक खिच सी मुझे लग रहा है कि है, क्योंकि हम अपनी फ़ौज से बहुत प्यार करते हैं, हम अपने पाक फ़ौज के जवानों से बहुत प्यार करते हैं, जो हर वक्त अपनी जान हथेली पर लेकर फिरते हैं। मेरे अपने ख़ानदान में बहुत से शहीद हैं और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ पाक फ़ौज की, इसलिए हमारा आइन और कानून जिस बात की इजाज़त नहीं देता, तो हमें भी बहुत मोहतात होना चाहिए अपनी गुफ्तगू में। लेकिन अब जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ। मैं पहले बताऊँगी फैसल वाउडा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बारे में चीज़ें एक साइड पर रख देते हैं। ज़रा पहले आ जाते हैं अरशद शरीफ को जिस वक्त कत्ल किया गया, जिस वक्त वो शहीद हुए, उस वक्त उनके साथ मौजूद जो शख्स था वो गिरफ़्तार कर लिया गया। उसने कोई तहलका-खेज़ इंकशाफात किए हैं। उन इंकशाफात में क्या बातें सामने आ रही है, वो दो लोग जो आखिरी दिन उनके साथ मौजूद थे, वो दो लोग भी अब मंजर आम पर आ गए हैं। उन दो लोगों का अब CEO सलमान साहब के साथ AIY के उनके साथ ताल्लुक जो जोड़ा जा रहा है, ये कहानी क्या नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, और फिर ख़ास तौर पे जो एक और सिनेरियो हम देख रहे हैं, ख़ासतौर पे फैसल वाउडा के बाद जो एक और शक्ल देने की कोशिश की गई है, उन सबको भी ज़रा एक साइड पर रख के ड्राइवर खुर्रम अहमद के पहले बयान की तरफ मैं आ जाती हूँ। वो सवालात जिनके जवाबात जो है हम कई दिनों से ढूंढ रहे थे, जब से अरशद शरीफ साहब, कई दिन तो नहीं 3 दिन से ढूंढ रहे थे, जब से अरशद शरीफ साहब की शहादत की खबर आई है। पहला सवाल कि अरशद को दुबई से जाने का किसने कहा था, ये चीज़ें अरशद किसके कहने पर दुबई से कीनिया गए थे। उसके बाद दुबई की हुकूमत को पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा कि आप अरशद को डिपोर्ट कर दे, इस वजह से दुबई की हुकूमत ने अरशद शरीफ को 48 घंटे दिए थे। इन सब के पीछे जो असल हक़ाइक़ है जिस वक्त सामने आएंगे, फैसल वाउडा अपना फ़ोन अगर फोरेंसिक के लिए देंगे, और जब ये तमाम चीज़ें, और ख़ासतौर पर इमरान खान साहब जो अपनी डिटेल्स बताएंगे, क्योंकि DG ISI ने कहा कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था। उसके अलावा भी कुछ और जो सीनियर सहाफ़ी है उनका भी ये कहना है कि जो ख़तरा अरशद शरीफ को कीनिया में हो सकता था, वो उसको पाकिस्तान में नहीं हो सकता था। तो क्या वजह थी कि अरशद शरीफ को क्या मिसगाइड किया गया, या अरशद शरीफ को बाकायदा प्लानिंग के तहत कीनिया तक पहुंचाया गया, यहाँ तक कि उनको दीवार से लगा दिया गया कि कोई और रास्ता उनके पास नहीं बचा। इस वक्त अरशद शरीफ ने जिस वक्त वो दुबई से उनका निकलने का वक्त तय हो गया था, तो उन्होंने AIY के मालिक को, यानी कि सलमान इकबाल को फ़ोन किया था कि ये लोग मुझे डिपोर्ट कर रहे हैं। उस वक्त उन्होंने, सलमान इकबाल ने कीनिया जाने का मशवरा दिया। ये बताया जा रहा है वो दो अशख़ास जिनके पास आखिरी वक्त में मौजूद थे, उनका ताल्लुक सलमान इकबाल साहब के साथ है। सलमान इकबाल ने कीनिया का मशवरा दिया और वहाँ का वीज़ा उन्होंने कहा कि चूँकि जल्दी मिल जाता है। श्रीलंका का भी उन्होंने कहा, उधर भी वीज़े का कोई इशू नहीं है, लेकिन अरशद ने खुद ये सिलेक्ट किया कि मैं श्रीलंका नहीं बल्कि कीनिया जाऊँगा। सलमान इकबाल ने कराची के दो बिजनेसमैन खुर्रम अहमद और वक्कार अहमद, उनका नंबर उनको दिया। ये दोनों आपस में भाई हैं, और उसके बाद इन दोनों को बाकायदा इनके बारे में बताया गया। उनको अपने पासपोर्ट की और ID कार्ड की कॉपी भी भेजी, और 2 या 3 घंटे में उनका वीज़ा भी लगवा दिया गया। बड़ी ही तेज़ी के साथ ये प्रोसेस जो है अपने इख्तिताम को पहुँचता है, और उसके बाद अरशद शरीफ कीनिया की तरफ चले गए, वहाँ वक्कार अहमद को मिले और उनके साथ खाना खाया, और वो उस फार्म हाउस की तरफ गए जो कि खुर्रम अहमद का था। अब खुर्रम अहमद और वक्कार अहमद की तरफ हम आएंगे, जो कि दोनों भाई हैं। अब एक सुनसान इलाका था जहां से वो गुजर रहे थे, बकौल गाड़ी के ड्राइवर के, यानी कि जो उनके साथ उस वक्त मौजूद थे गाड़ी में, खुर्रम अहमद, उन्होंने जो बातें बताई हैं, उन्होंने कहा है कि जब वो दूसरे फार्म हाउस की तरफ जा रहे थे, एक फार्म हाउस से दूसरे फार्म हाउस की तरफ मूव कर रहे थे खाना खाने के बाद, जहाँ पे कि जाकर अरशद शरीफ ने ठहरना था, सोना था वहाँ पर, तो गाड़ी पर एकदम अंधाधुंध फायरिंग हुई। वो कहते हैं कि मैंने उसी वक्त अपने भाई वक्कार अहमद को कॉल की, तो वक्कार ने कहा कि गाड़ी भगाओ और जल्दी से फार्म हाउस पे पहुँचो, जो कि इस इलाके से कोई 16 से 17 किलोमीटर के फासले पर था। माजरत।
वो कहते हैं खुर्रम साहब कि मैंने गाड़ी भगाई और फार्म हाउस लेकर आया तो अरशद शरीफ साहब उस वक्त तक शहीद हो चुके थे। ये खुर्रम अहमद का बयान है, और जो कि उस वक्त गाड़ी चला रहे थे, जो कि उस वक्त के उस गाड़ी के ड्राइवर थे, जिसके बारे में सवाल किया जा रहा था कि अभी तक खामोश क्यों है। उसके बाद कुछ और चीज़ें जो है, अरशद शरीफ की वालदा जो हैं उनका ये कहना है कि खुर्रम और वक़ार अहमद से तहकीकात होनी चाहिए। खुर्रम और वक़ार अहमद से इस वक्त तहकीकात हो रही है। खुर्रम के मुताबिक गोलियां चलती हुई गाड़ी पे चली थीं, जबकि माहिरीन कह रहे हैं कि गोलियां रोक के गाड़ी पर चलाई गई थी। और एक और बयानिया जो फैसल वाउडा बिल्ड कर रहे हैं उसके मुताबिक कत्ल करने वाला गाड़ी के अंदर ही मौजूद था, यानी कि कत्ल गाड़ी के अंदर हुआ है। बेसिकली अभी जो डीजी आईएसआई का जो बयान सामने आया उससे भी कुछ ऐसा लगता है कि सलमान इकबाल को पाकिस्तान बुलाकर उनसे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये कहने के पीछे उनका क्या मकसद था या वो किस बात के बारे में निशानदेही करना चाह रहे थे, तो ये भी एक बहुत बड़े सवालात हैं जो खड़े हो गए हैं। लेकिन उससे बड़े सवालात फैसल वाउडा पे खड़े हो गए हैं, जिन्हें मीर जाफ़र और ट्रेटर के नामों से पुकारा इस वक्त जा रहा है। उनके बारे में मैं आपको बहुत एक्सक्लूसिव मालूमात अपनी दूसरी ही वीडियो के अंदर दूंगी, लेकिन ज़रा अभी हम इसी के साथ स्टिक करते हैं क्योंकि अभी आपको उस मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बताना है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, क्योंकि उसमें कुछ मज़ीद इंकशाफात हैं जो बड़े ही तकलीफ दे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी अपनी टीम कीनिया भेज दी है और इसमें डीजी आईएसआई ने भी बताया कि इसमें हमने आईएसआई के लोग शामिल नहीं किए ताकि एक गैर जानिबदार कमीशन हो, एक गैर जानिबदार किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो और लोगों के जो सवालात हैं उनका जवाब जो है वो दिया जा सके। अब ज़रा आगे चलते हैं और मैं आपको थोड़ा सा डीजी आईएसआई की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके कुछ अहम नुकात से बताना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ गिले शिकवे उन्होंने किए आज से पहले जब वो कभी भी सामने नहीं आए, लेकिन अब जब वो सामने आए तो उन्होंने कुछ गिले शिकवे किए हैं। और मैं समझती हूँ कि वो गिले शिकवे भी हमें सामने रखने चाहिए, क्योंकि जो ऑनेस्ट रिपोर्टिंग होती है वो तकाजा करती है कि हम दोनों साइड की स्टोरी जो है वो बयान करें। और अब ज़रा ये दूसरी साइड की स्टोरी सुन लें, जिसके बाद मैं आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताऊँगी, क्योंकि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है बहुत एक्सक्लूसिव है और बहुत सारी मालूमात अपने अंदर लिए हुए है। एक तरह से कहा जा रहा है कि अरशद शरीफ के कत्ल का पहिया ही घुमा दिया गया है। फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद डीजी आईएसआई और डीजी आईएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो किस तरह, क्योंकि तारीख में पहली बार आप समझे कि डीजी आईएसआई तो बहुत ही कॉन्शियस थे, वो अपनी तस्वीर तक उनकी शेयर नहीं होती थी कभी भी मीडिया पर, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हमें मजबूर कर दिया गया, मुझे सामने आना पड़ा अपने भाइयों के लिए, अपने जवानों के लिए। अच्छा, उसके बाद और ये बहुत अहमियत के हामिल है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान की लॉन्ग मार्च से कुछ ही घंटों पहले। अब इसमें मैं आपको कुछ सीधा बातें जो है वो बता देती हूँ। लोग कह रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के लिए बड़ी डैमेजिंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों के सेंटिमेंट्स हैं अपनी पाक फ़ौज के साथ, और मैं वही बात करती हूँ कि पाक फ़ौज हमारी सर आंखों पर है और बड़ी कुर्बानियाँ हैं और जो गलत फहमियाँ हैं उनका दूर होना बहुत ज़रूरी है। अरशद शरीफ साहब को बाहर जाने का इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने खुद तस्लीम किया और उसके बाद जो बातें होती रही वो सब आपके सामने है। अब यहाँ पर डीजी आईएसपीआर ने ये कहा कि हमें बहुत दुख है कि अरशद शरीफ की अंधोनाक मौत हुई है, आला सतह की इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। साइफर और साजिश वाली जो बेबुनियाद बात है उसके ऊपर भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि किस तरह से साइफर को बुनियाद बनाया गया, किस तरह से इसके ऊपर प्रोग्राम्स किए गए, किस तरह से पाक फ़ौज को टारगेट किया गया। इसमें अरशद शरीफ समेत बहुत से लोग थे, लेकिन फिर भी हमने उन सहाफ़ियों के और ना ही अरशद शरीफ के खिलाफ कोई भी किसी भी किस्म का कोई काम किया। एआरवाई के मालिक को उन्होंने कहा कि बुला के तफ्तीश की जानी चाहिए। अगस्त में उन्होंने कहा कि केपीके की हुकूमत ने खत जारी किया था कि टीटीपी का जो ग्रुप अलग हुआ, मारा गया, वो अरशद शरीफ को कत्ल करना चाहता है। अरशद को किसी ने मजबूर नहीं किया कि वो पाकिस्तान से चला जाए, ये तो सलमान इकबाल ने अम्माद यूसुफ को कहकर अरशद को बाहर भेज दिया। मार्च में आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुद्दत मुलाजमत में तौसी की पेशकश भी की गई। ये अब बताया जा रहा है डीजी आईएसआई की तरफ से, जो आर्मी चीफ ने ठुकरा दी कि फौज सियासत से दूर रहेगी और वो कहते हैं कि मैं खुद इस बात का गवाह हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि रजीम चेंज की कोई हकीकत नहीं है, लॉन्ग मार्च करना सबका हक है, 27 मार्च वाली बात पे कोई हकीकत नहीं है, ये बस एक सफ़ीर की राय थी।
ये उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस तमाम तर मामले की तहकीकात, अच्छा ख़ासतौर पर जो सहाफ़ियों को उठाया गया था उस मामले पे भी उन्होंने कहा कि आइन और कानून पाकिस्तान का इजाज़त नहीं देता कि आप इदारों के खिलाफ बोले। ऐसे में अगर कोई इस तरह से करता है तो इस बारे में हम हुकूमत को बता देते हैं और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ हुकूमत ने किया। तो यहाँ पर भी ज़रा गौर कीजिएगा कि हुकूमत में कौन लोग मौजूद थे और उन्होंने स्पेसिफिकली किन लोगों को उठाया और किन लोगों को है सज़ा दी है। तो इसके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। ये कौन लोग हैं जो पाक फ़ौज के साथ गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। तो कुछ मामला थोड़े से क्लियर होते यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। थोड़ा सा हमें अपने जहनों को ब्रॉड करना है, कुशादा करना है, थोड़ा सा सोचना भी है कि वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि पाक फ़ौज और अवाम के दरमियान जो है मामलात ख़राब रहे। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने फ़ौज की कमान जिनके हाथों में है वो इस बात पर रजामंद है कि अब फ़ौज का कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं होगा। माजी में जो गलतियां हो गई हैं उनको हम अब नहीं दोहराना चाहते। साइफर का मामला खुद आर्मी चीफ ने उस वक्त के वज़ीर आज़म को दिखाया था। वज़ीर आज़म ने कहा कोई बात नहीं। हैरत हमें तब हुई जब 27 मार्च को एक ड्रामाई अंदाज के साथ इसे लहराया गया, बयानिया बनाया गया, एक सफ़ीर की राय को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। एक बार फिर मैं कहूँगी कि हम पाक फ़ौज का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि हर चीज़ को गद्दारी के साथ जोड़ दिया गया, जबकि साइफर के मिनट भी दिखाए गए। 30 और 40 साल की नौकरी करते हुए हम गद्दारी का तमगा नहीं लेना चाहते। अरशद शरीफ के साथ हमारा राब्ता भी था। हमने किसी को मुल्क से जाने का नहीं कहा। इमरान खान ने कहा और जिनके पास अरशद शरीफ रहा और दुबई से कीनिया जाने में जिसने सहूलतकारी की उनसे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और शफाफ होनी चाहिए। आज सुबह से ये एक पूरा सिनेरियो जो है हमें चेंज होता दिखाई दे रहा है। कल से जब से फैसल वाउडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे तो लग रहा था कि उन्होंने अपनी पार्टी से गद्दारी की है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस वक्त DGISI और DGISPR सामने आते हैं और फिर वो जो बातें बताते हैं और फिर जो साहब वहाँ पकड़े जाते हैं उनका जो ताल्लुक जहाँ निकलता है, लेकिन ये लग रहा है कि बीच में कोई तीसरी कुव्वत है जो बड़ी साजिश इस वक्त कर रही है और इस साजिश की वजह से बहुत से लोग फंसेंगे जो अरशद शरीफ के साथ राबिते में थे, जो अरशद शरीफ को किसी भी तरह से उनके लिए आसानियां पैदा करते रहे। अब उन लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आने वाला वक्त जो है वो बड़ा मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सिनेरियो इस वक्त बिल्ड होता दिखाई दे रहा है उसमें लोग बहुत से फंसते हुए दिखाई देंगे। फैसल वाउडा की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दिखाई गई उसके ऊपर भी उन्होंने कोई इस तरह से बात नहीं की, क्योंकि वो एक सियासी जो है वो उन्होंने जो भी किया उन्होंने कहा कि वो उनका सियासी जो भी है एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मैं ज़रा आपको बताती हूँ कि जो अरशद शरीफ साहब का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है ये दूसरी रिपोर्ट है। इससे पहले कीनिया में और अब पिम्स में, और इस रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ें आई हैं ज़रा आप AIY के नुमाइंदे की ज़ुबानी सुन लीजिएगा। ये मैं आपको सुनवाती हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पिम्स के 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने तैयार की है। इब्तिदा में पोस्टमार्टम के लिए 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, लेकिन शहीद की फैमिली की दरखास्त पर मेडिकल बोर्ड में मजीद 2 अरकान का इजाफा किया गया है। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो AIY को मौसूल हुई है उसके मुताबिक बोर्ड ने SOPs के तहत लाश का पोस्टमार्टम किया। अरशद शरीफ की लाश का अंदरूनी और बैरूनी तफसीली मुआयना किया गया, जबकि लाश का फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी और पैथोलॉजी टेस्ट कराने के लिए उनसे जिस्मानी अज़ा के जो सैंपल्स हैं वो ले लिए गए हैं। इब्तिदाई टेस्ट रिपोर्ट की बुनियाद पर तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार होगी। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सर में लगने वाली गोली करार पाई है, जबकि दिल, गुर्दे, फेफड़े, तिली और मैदे के सैंपल्स फॉरेंसिक लैब लाहौर भिजवाए गए हैं। ज़राए के मुताबिक शहीद अरशद शरीफ की मौत गोलियां लगने से 10 से 30 मिनट के दौरान वाक़या हुई और अरशद शरीफ की मौत सर और